हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ये कहानी ऐसे डॉक्टर की है जिसने डॉक्टरों के नाम की परिभाषा ही बदल दी। बात मार्च 1998 की है। इंग्लैंड के साउथ मैनचेस्टर डिस्ट्रिक्ट में एक लेडी थी और उस लेडी को ये एहसास हो रहा था कि वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैरोल्ड शिपमन। तो उनके क्लिनिक में जितने भी लोगों का इलाज होता उनमें बड़े पैमाने में औरतों की मौत हो रही थी। उन्होंने कुछ डेटा निकाला। ये बात मार्च 1998 की है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि ज़्यादातर एजेड लेडी थी, लेकिन उन्हें एक चीज़ और नज़र आई कि उन्हें क्रीमेशन के लिए बहुत सारे फॉर्म की ज़रूरत पड़ रही है। तो जिस डॉक्टर की एक क्लिनिक है वो बहुत सारे क्रीमेशन फॉर्म भी ले गए। तो उस लेडी को शक हुआ कि किसी भी डॉक्टर को एडवांस में क्रीमेशन फॉर्म की क्या ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस लेडी ने ये बात अपने दोस्तों को बताया। दोस्त ने पुलिस से बताया। पुलिस ने कहा चलो जांच करते हैं। तो पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला डॉक्टर के खिलाफ। उस दौरान में एक टैक्सी ड्राइवर भी मिला। तो इन्वेस्टिगेशन में भी उस ड्राइवर ने कहा कि उसने इस क्लिनिक में 21 से ज़्यादा महिलाओं को, जिनकी उम्र ज़्यादा थी 60 से लेकर 80 के बीच, उनको क्लिनिक पर छोड़ा जो अपने पैरों पर चल के अंदर गईं। लेकिन बाद में उनकी मौत की खबर आई। तो पुलिस ने उस पर भी जांच की, लेकिन कोई ऐसा सबूत या क्लू नहीं मिला। तो अब मार्च से अप्रैल, मई, जून 3 महीने बीत गए। 3 महीने बाद पुलिस ने भी कहा कि सब बकवास है, शक है, डॉक्टर साहब अच्छे इंसान हैं। तो जांच बाद में बंद हो गई। तो 24 जून 1998 एक एक्स मेयर थी वहाँ पर, कैथलीन गुंडी, उम्र 81 साल। खबर आई कि कैथलीन की मौत हो गई है उन्हीं के घर पर। अब एक्स मेयर थी, अमीर थी, तो पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है चेक करने के लिए कि कोई फॉल्ट प्ले तो नहीं है, मौत नेचुरल है या फिर कुछ और तो नहीं है। तो पुलिस की टीम घर पहुँचती है, पूछताछ हुई तो पता चला कि वो आखिरी शख्स जो कैथलीन से मिला था वो वही डॉक्टर है, डॉक्टर हैरोल्ड शिपमन, जो इनका इलाज कर रहे थे और वही आखिरी बार मिले थे। अब यहाँ पर भी पुलिस को लगा कि चलो वो बीमार थी, 81 ईयर ओल्ड थी, बुजुर्ग थी और वो एक डॉक्टर के नाते इलाज कर रहे थे। पहले भी आए थे। अब इत्तेफाक से वो उस दिन आखिरी बार देख के गए और डेथ हो गई। पुलिस वापस लौट गई। लेकिन पुलिस जब लौटी उसके अगले ही दिन पुलिस के पास कैथलीन की बेटी पहुंच जाती है और बेटी जाके उनसे कहती हैं कि आप मेरी मदर की डेथ की जांच कीजिए। हालांकि उस दौरान में ये हुआ कि उसके माँ कैथलीन की लाश दफना दी गई। अब दफना दी गई लाश, अंतिम संस्कार हो चुका था। अब इसी दौरान में कैथलीन की बेटी को उनका लॉयर ये बताता है कि आपकी माँ ने मरने से पहले एक वसीयत छोड़ी और उनकी जो प्रॉपर्टी है उनमें से करीब इंडियन करेंसी में करीब 3.5 करोड़ रुपए की वसीयत डॉक्टर हैरोल्ड शिपमन के नाम उन्होंने कर दी है। मतलब एक बड़ा हिस्सा उन्होंने डॉक्टर के नाम पर डाला है। अब बेटी को लगा एक डॉक्टर जिसे मेरी माँ बहुत पहले से भी नहीं जानती, अभी हाल ही में कुछ दिन ही हुए हैं, 10-15 दिन जब से मेरी माँ बीमार हुई और इलाज चला। तो इन 10-15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि मेरी माँ ने इतनी बड़ी रकम की वसीयत डॉक्टर के नाम कर दिया। तो उसे डाउट हुआ और कैथलीन की बेटी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मुझे डाउट है, और ये भी कहा कि ये वसीयत फेक है। अब पुलिस के पास 2 चीज़ें थी कि एक माँ की मौत को लेकर बेटी शक जता रही है और दूसरा वसीयत फेक है, और तीसरा वही डॉक्टर रडार पे है जिसको लेकर पहले भी शिकायत हुई थी। अब पुलिस को लगा कि ये बात पुख्ता है तो चलो इसकी जांच करते हैं। तो पुलिस ने सबसे पहले कैथलीन की लाश को कब्र से निकाला और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया और जांच हुई। फिर मौत की असल वजह सामने आई। मौत की वजह अफीम का एक्सेस डोज था। अफीम दी गई थी कैथलीन को, जिसकी वजह से मौत हुई। अब पूछा गया कैथलीन की बेटी से कि माँ ड्रग एडिक्ट थी
ड्रग लेती थी क्या? तो वो हैरान परेशान कि नहीं, मेरी माँ ने तो कभी ड्रग्स नहीं लिया। अब पुलिस को कि ये कैसे हुआ, अफीम कैसे आई? फिर सामने आया कि सिरेंज के थ्रू दिया गया, इंजेक्शन के जरिए। अब इंजेक्शन के जरिए कोई डॉक्टर ही दे सकता है। अब दूसरी शिकायत ये थी कि वो वसीयत फेक है। पुलिस ने वसीयत की जांच की और जब जांच हुई तो पता चला वसीयत सच में फेक है और उस वसीयत को बनाया ही डॉक्टर सिपमन ने है। अब कुछ कंप्यूटर और इधर उधर की चीज़ों से कुछ सुराग मिले पुलिस को, जिससे कंफर्म हो गया कि ये वसीयत कहाँ से बना है, पुख्ता सबूत है। इन्हीं सब के बाद पुलिस ने आखिरकार 7 सितंबर 1998 यानी कैथलीन की मौत के 4 महीने बाद डॉक्टर हेरोल्ड सिपमन को गिरफ्तार कर लेते हैं। इल्ज़ाम कैथलीन की जान लेना और फेक वसीयत बनाना। अब यहाँ तक कि पुलिस को ये था कि चलो एक कत्ल का मामला है, एक डॉक्टर ने कत्ल किया है और हो सकता है उसने कत्ल इसलिए किया है ताकि उसकी प्रॉपर्टी हड़प सके, क्योंकि उसकी वसीयत इसका सबूत है करीब 3.5 करोड़ का। तो इस लालच में डॉक्टर साहब ने अपने एक पेशेंट को मार डाला ड्रग्स का ओवरडोज देकर इंजेक्शन के थ्रू। मामला छोटा सा था, लेकिन अब जब पुलिस ने केस में, चूँकि इतनी सारी चीज़ें थी और कोर्ट में एक पुख्ता मुकदमा खड़ा करना है, तो अब डॉक्टर हेरोल्ड सिपमन के बारे में पूरी कुंडली खंगाली। तो जब कुंडली खंगालनी शुरू की गई तो फिर एक ऐसी कहानी सामने आई जो ब्रिटेन के इतिहास में इससे पहले किसी ने ना सुनी और किसी ने ना कभी सुनाई, और ना कभी ऐसा डॉक्टर वहाँ पर पैदा हुआ। पता चला कि 1946 में नॉर्थिंघम में पैदा हुए डॉक्टर सिपमन अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वो 11 साल का था तभी उसकी माँ की कैंसर की वजह से मौत हो गई। कैंसर के इलाज के लिए वहाँ उस वक्त कुछ ड्रग्स थे, अफीम का भी इस्तेमाल होता था। दुनिया के कई देशों में अफीम बैन है, लेकिन ब्रिटेन वो देश है जहाँ नहीं है। और ये सारी चीज़ें उसे याद थी। माँ की मौत के बाद उसने ये फैसला किया कि वो डॉक्टर बनेगा, क्योंकि माँ की मौत से बहुत टूट गया था। लेकिन जिस तरीके से उसने माँ को मरते हुए देखा तो उससे तय किया कि मैं डॉक्टर तो बनूंगा, लेकिन लोगों को बचाने के लिए नहीं, लोगों को मारने के लिए बनूंगा। और फिर उसके बाद उसने पढ़ाई शुरू की, ग्रेजुएशन किया, फिर डॉक्टरी की। डॉक्टरी करने के बाद 1970 में उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रैक्टिस शुरू करने के बाद धीरे धीरे उसने ठीक ठाक इलाज करने लगा। तो डॉक्टर हेरोल्ड सिपमन ने धीरे धीरे इलाज करना शुरू किया, लेकिन उसे ये मालूम था कि अगर वो लोगों को मारेगा तो 1, 2, 3, 4 उसके बाद उसका राज खुल जाएगा, वो पकड़ में आ जाएगा, फिर उसका सारा राज खुल जाएगा और वो जेल चला जाएगा। तभी उसने एक दिमाग लगाया और उसने कहा कि मैं सिर्फ औरतों को मारूंगा, और वो भी वो जो उम्र दराज हों, ताकि किसी को शक ना हो और लगे कि उम्र की वजह से उनकी मौत हुई है। अब उसके यहाँ जितनी भी औरतें आती हैं, खास तौर पर जो 50 प्लस होती हैं, धीरे धीरे उनका भरोसा जीतता और फिर अफीम का इंजेक्शन देना शुरू कर देता। उसे पता था कि ये मौत में पता नहीं चलेगी कि इसी वजह से डेथ हुई है, वो बच जाएगा। और धीरे धीरे मौत होने लगी और शक ना हो इसलिए एक और तरीका अपनाया कि जिस पेशेंट की मौत इसके हाथों, जिसका ये कत्ल करता, उसके फ्यूनरल में, अंतिम संस्कार में कब्रिस्तान तक जाता और उस आखिरी रस्म में शामिल होता। और इस तरीके से एक एक करके पेशेंट मारने लगा। 1970 से लेकर 1998 तक करीब 28 सालों में इसने धीरे धीरे करके इसी तरीके से लोगों को मारता रहा। और अपने हर पेशेंट को मारने के बाद जब अंतिम संस्कार होता, ये बाकायदा वहाँ पहुँचता और शामिल होता। लोग कहते, देखो ये डॉक्टर कितना अच्छा है, इसका अपने पेशेंट के साथ रिश्ता सिर्फ क्लिनिक तक, अस्पताल तक नहीं है, फ्यूनरल में, अंतिम संस्कार में शामिल हो रहा है। इससे डॉक्टर सिपमन का एक इमेज भी बनती गई। इसी को लेकर कई बार इसका इंटरव्यू भी हुआ और ये सिलसिला चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी कि डॉक्टर सिपमन अपनी डॉक्टरी की आड़ में कर क्या रहा है।
अब ये सारी चीज़ें जब सामने आई उस एक कत्ल के बाद, तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। अब गिनती जब शुरू हुई तो हर पेशेंट के मौत के बाद इस डॉक्टर को कब्रिस्तान जाना जरूरी था। क्लिनिक से रिकॉर्ड निकाले महिलाओं की जो पेशेंट क्लिनिक आई थी। इसके बाद अलग अलग फ्यूनरल वहाँ पे जो हुए उसके रिकॉर्ड निकाले गए। तो इन दोनों रिपोर्ट को मिलाया गया तो गिनती पहुंची 250, 250। तो पुलिस ने माना कि ये 250 कत्ल कर चुका है, जिसमें ज़्यादातर वही 50+ से 80-81 तक, और जो सबसे यंगेस्ट उनमें 41 ईयर ओल्ड, केवल एक केस, बाकी सब वही 50, 60, 70, 80। तो पुलिस ने उन दोनों डेटा से फ्यूनरल और अस्पताल से निकाला और उन तमाम लोगों की, हालांकि 28 साल हो गए थे, तो आखिरी के जो 15 महिलाएं, फिर उनकी लाशें भी खोदी गई और निकाला गया और उनकी भी फॉरेंसिक जांच हुई और उसमें भी मौत की वजह वही अफीम निकला। तो ये क्लियर हो गया कि डॉक्टर का मोटो ही था कत्ल करना। तो पुलिस ने तो बनाया केस कि 250 रिकॉर्ड में हैं जिनकी मौत क्लिनिक में है, और उस वक्त तक ब्रिटेन में किसी एक डॉक्टर के हाथों इतनी बड़ी तादाद में मौत और किसी एक डॉक्टर का इतने सारे फ्यूनरल में शामिल होना दोनों ही अनोखा और नया था। तो अब पुलिस भी हैरान, पुलिस की नज़रों में वो 250 औरतों के कातिल थे, लेकिन 15 लाशें और निकाले उसके बाद अब बहुत सारे फैमिली ने कहा जो होना था हो गया और सारी चीज़ें किस्मतों पर छोड़ दी और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे, तो बाकी लाशें निकाली नहीं। और फिर पुलिस को भी लगा कि इस डॉक्टर को सज़ा दिलाने के लिए इतने सबूत काफ़ी हैं, और अब कहा इतनी खुदाई और कितनी लाशें निकाली जाएं। तो आखिर में पुलिस ने अदालत के सामने रखा तो 250 कत्ल की बात, लेकिन चार्जेस 15 औरतों के कत्ल के लिए लगे। 15 औरतों के कत्ल के चार्जेस के बाद अदालत ने डॉक्टर हेरोल्ड शिपमन को सज़ा सुनाई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पूरी जिंदगी जेल में। इस दौरान में कोई पैरोल नहीं, कोई रहम नहीं। पहले मैनचेस्टर के जेल में रखा गया, फिर वहाँ से फ्रैंकलैंड की जेल में रखा, और फिर वहाँ से HM जेल वेकफील्ड वेस्ट यॉर्कशायर में रखा गया। लेकिन जेल जाने के बाद ये सारा मुकदमा 2000-2001 में हो गया था कंप्लीट। तो 2004 उसके बर्थडे के एक दिन पहले, उसका बर्थडे है 14 जनवरी, तो 13 जनवरी 2004 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और कहते हैं खुदकुशी करने से एक दिन पहले उसने जेल स्टाफ से, यानी कि 13 जनवरी 2004 को उसने खुदकुशी की थी सुबह 6:20 पर जेल के अंदर फांसी लगाकर। और फांसी लगाने से एक रात पहले उसने एक जेल स्टाफ से कहा था कि वो मरने की सोच रहा है, क्योंकि मरने के बाद हो सकता है उसकी वाइफ को कंपनसेशन मिले एक विडो के तौर पर, जो वहाँ के रूल और रेगुलेशन है, तो उससे उसका घर परिवार चल जाएगा, कम से कम मेरी मौत से उसको इतना फ़ायदा तो होगा। और इसी के बाद उसने 13 जनवरी 2004 को सुबह 6:20 में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ब्रिटेन के इतिहास में किसी भी डॉक्टर के हाथों अपने ही पेशेंट के कत्ल का या जान लेने का ये इकलौता मामला है। इसके पहले या इसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं। एक डॉक्टर और हैं जिसके ऊपर एक पेशेंट का कत्ल का इल्ज़ाम लगा, लेकिन वहाँ पर पर्सनल रंजिश और ग्रजेस था, वरना डॉक्टर की पढ़ाई और डॉक्टर बनना सिर्फ इसलिए कि अपने ही मरीजों की जान लें। क्यों? क्योंकि उसकी माँ जिस तरह तड़प तड़प के मरी वो उसके दिल में बैठा, और उसने कहा कि मैं इस ऐसे ही तमाम औरतों को मारूंगा, और उसने एक एक करके 250 औरतों को मार डाला, जो पुलिस कहती है, लेकिन सज़ा मिली 15 औरतों के कत्ल की, क्योंकि बाकी कब्र खोदी नहीं गई। तो ये थी कहानी ब्रिटिश इतिहास के सबसे खूंखार सीरियल किलर डॉक्टर की। आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगली किसी कहानी में। थैंक यू। जय हिंद।